नमस्कार। आज फैम हेल्थ लाइव पर हम एक बच्चों से जुड़ा विषय चुन रहे हैं। स्पेशल नीड्स के बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए विद अ स्पेशल फोकस टू डिसलेक्सिया एंड ADHD चिल्ड्रन। हमारे स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ जो हैं वो हैं डॉक्टर बीना नांगिया। डॉक्टर बीना नांगिया है PhD इन डिसलेक्सिया और एक थेरेपिस्ट एंड काउंसलर हैं जो बहुत सारे बच्चों के साथ और पेरेंट्स और केयरगिवर्स के साथ काम करती हैं बच्चों को टूल्स देने के लिए और उनको कैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव करा जाए उस एस्पेक्ट से। वेलकम टू द शो डॉक्टर नांगिया एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Rishali. My pleasure to be here. डॉक्टर नांगिया, आज हम मोस्टली अब इतने दिनों से हम लोग अडल्ट्स के रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज मौका मिला है आपसे बात करने का। सेंसिटिव इशू है बच्चों को लेकर और while we talk about inclusion and diversity, there are children जो काफी सारे learning disabilities से जूझते हैं और बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई ना कोई एक है इंटरनल कमी जो वो बच्चे सर्टन जगहों पे बाकी बच्चों के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर थोड़ा सा पहले हमारे व्यूअर्स को आप एजुकेट कर दें कि ADHD एग्जैक्टली क्या होता है, उनके क्या सिम्टम्स हैं, एंड देन वील कम टू डिसलेक्सिया आल्सो आफ्टर दैट। Okay. Yeah, you rightly said. आपने बिल्कुल ठीक कहा, रिशाली, that ये जो है कंडीशन बहुत इजीली नहीं एक्सेप्ट की जाती है लोगों के साथ. So क्या हो जाता है that because it's a condition where the progress of a child, and हमारे कंट्री में या इवन और कंट्रीज में एजुकेशनल एस्पेक्ट ही ज्यादा मायने रखता है, एंड देयरफॉर ये जो परफॉर्मेंस है जो हमारा रिलेटेड टू एकेडमिक्स है उसमें जब आ जाती है कमियां, तब लोग सोचते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. अदरवाइज सब ठीक चल रहा है, लाइक पढ़ाई में ठीक है और ये वो. पढ़ाई में जब प्रॉब्लम आती है, दैट इज वेयर दे स्टार्ट सीइंग दैट अ चाइल्ड हु इज इंटेलिजेंट, who is able to manage his overall, the way he interacts with others and all. Yet, पढ़ाई में वो नहीं कर पाता है. That is where they kind of wake up. So let me talk about ADHD. So the long term of it is attention deficit hyperactivity disorder. अब ये जो है ना, इसके सिम्टम्स जो हैं, I will talk about it, but हमको ये देखना है कि there is a thin line between being naughty, over naughty and hyperactive, okay? और बहुत जगहों में ना ये misunderstood है. तो टीचर्स यूजुअली अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा नॉटी है उसको ADHD लेबल लगा देते हैं, बट एक्चुअल में जो ADHD कंडीशन डिसऑर्डर जो है ना, that is something where it goes overboard. There is a problem in attention and concentration. There is a problem in restlessness and hyperactivity. And all this is much more than just the so-called normal inattention and restlessness. तो आजकल क्या हो गया है ना, जो भी बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं 19-20 या रेस्टलेस होते हैं थोड़ा सा, टीचर्स को ये या पेरेंट्स को भी ये अभी समझ आ गई है that there is a condition, but ADHD is much more than that. It is a medical condition जहाँ पे फिर दवाइयों के साथ भी उसको ट्रीट करना पड़ता है, थेरेपी काउंसलिंग भी चलती है. So what we have to understand is the milder symptoms, which would be like inattention, restlessness, and impulsive behavior, if it is seen over a period of time, which means 6 महीने से कम नहीं, and consistently, like daily अगर ये देखा जाए, 6 months से कम में, you cannot say that it is ADHD. So this is how we need to be aware of the differences. Identified. तो डॉक्टर नागिया, ऑल्सो अगर अर्ली स्टेजेस की बात की जाए तो क्या ऐसे बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी डिस्प्रपोर्शनेट होता है बाकी बच्चों से? वुड दैट आल्सो बी अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ एनालाइजिंग? Actually different conditions. एक तो है where you can be intelligent,
have very good level of intelligence and cognition, yet you could be hyperactive, restless, impulsive. Okay. The other is where you could have conditions of a lower intellectual ability or a retardation, and maybe autism or something like this, and that couples with ADHD. So you can have both. You can have both of it, right? So cognitive inability sirf nahi hai for ADHD. It's a condition by itself. हम जब cognitive उसमें आएंगे, we will talk about dyslexia and how it gets coupled with ADHD. We'll see that later. So अब जब हम बात कर ही रहे हैं थोड़े सिम्टम्स की, और फॉर आवर व्यूअर्स अगेन, डिसलेक्सिया क्या है और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है ADHD एंड डिसलेक्सिया का? See, dyslexia, जो word है ना, it is a term which says language processing difficulty. Okay, simple. It is a difficulty to process language, whether English है या French है या Hindi है, Sanskrit है. It is a language processing difficulty. Okay, that means orally the child is able to express the language, but written में, जब वो लिखता है एग्जाम्स में, उसमें स्पेलिंग एरर्स आ सकते हैं, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, पढ़ने में उसको रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम आ सकती है. सो इट इज एन कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जहां पे लैंग्वेज को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आती है. ओके, so that is how it is seen as an expression in where he is unable to do some of the things related to language, which would be reading, spellings, expression, creativity, memory. All this is a part of the language skills. इसमें उसको problem आ जाती है. The child has inability in processing this language. So Dr. Nangia, not to scare anybody, but अगर आपने जो symptoms बताए हैं उनको देखते हुए अगर कोई parent suspect करे कि उनके बच्चों को इनमें से कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, तो पहले 2-3 स्टेप्स क्या होने चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए टू मूव फॉरवर्ड विद द किड? या देखो ऐसे है कि बिकॉज इतनी अवेयरनेस है आजकल, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड देयरफॉर दे जंप टू कंक्लूजन्स वेरी इजीली. कुछ रिवर्सल देख लिए, या कुछ स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ गई, या थोड़ा बहुत रीडिंग नहीं आया, दे यू नो आर सो वरीड दैट इट कुड बी लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसलेक्सिया. So again here the consistency with which the symptoms are seen, consistency as a cluster. कभी एक दो स्पेलिंग्स नहीं ठीक आए या रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, दैट्स नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट. कंसिस्टेंसी ऑफ द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स प्लस how it comes over a period of time. Okay, that has to be seen. 6 महीने से पहले if you are observing this, write it down. Okay, these are the areas that you are observing that there is a problem of say reading, or a little problem in spellings, whatever. So you maintain that for an observation for at least 6 months till you actually jump to conclusions. Okay, आजकल क्या हो गया है that lot of people are reaching out to experts, just a kid who is say 3 years old and he's showing reversals, which is very normal. There is reversals seen in kids with 3 years, 4 years, 5 years. So only reversals is not a symptom of dyslexia. It has to come with the other cluster of symptoms, which would mean not able to, phonetically sound it out, and then is forgetting the spelling, or then is not able to do sight words, which is again the visual processing skills. So it has to come at various areas as a cluster. So you have to have that observation, which is what I even keep telling teachers. Do not send people for assessment and diagnosis at the drop of a hat. You wait. And also age related, no? 7 साल और 8 साल से पहले तो वैसे भी we are not doing assessments. We are just doing a qualitative one to give skills. सो डॉक्टर नागिया, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि काफी सारे जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल बच्चों के भी होते हैं, रिवर्सल की बात आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी पेरेंट के लिए होता है उनका डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन जिनके पास आप जाते हैं
पूछने के लिए कि मुझे थोड़ा सा मुझे फियर है कि मेरे बच्चे को हो सकता है या जो भी है, what would the doctor then do, and what would be the next steps where that is concerned? Yeah, that's a very good question, Rushali. The pediatrician is the first step, right? तो अगर वो देखते हैं कि the milestones are delayed, yeah, this is indications. Speech delay is one very important indicator. Speech delay and the milestones being delayed, yeah, and also the child being not picking up age-appropriate skills. Okay, which means जैसे toddlers होते हैं, they pick up rhyming, or they are able to it is age appropriate skills that the pediatrician also is aware of. So अगर पेरेंट ये बताते हैं कि एज अप्रोप्रिएट ये नहीं हो रहा है, फिर माइलस्टोन्स भी देखा जाता है. Okay, the talking, the speech, the walking, all of that, and there is a connection. So if he sees that this is there, फिर वो appropriate प्रोफेशनल के पास रेफर करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स आ कि अगर आप प्रोफेशनल के पास पहुंच गए, पहले तो प्रोफेशनल्स एक्सेस करने के लिए मैं इसी दौरान अपने सारे व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपको लगता है या आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको कहा है कि बच्चे में है ADHD या डिसलेक्सिया की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप जरूर हमारे साथ फैम हेल्थ पे जुड़ सकते हैं. हमारा वेबसाइट है famhealth.in/community. आप अपने सवाल डालिए, हमें अपने बच्चों के बारे में बताइए, बच्चे के बारे में, और हम आपको जरूर स्पेशलिस्ट से जोड़ने की कोशिश करेंगे. बीना जी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो उनसे भी हम लोग आपकी मीटिंग करवा सकते हैं. सो प्लीज राइट टू अस, या फेसबुक पे भी आके आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं. इसी को आगे लेते हुए बीना जी ये बताइए, व्हाट शुड नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट द स्पेशलिस्ट विल टेक. अगर आपको पता चल गया कि आपके पास अब एक है बच्चा जो आ गया है जिनको है लर्निंग डिसेबिलिटी, what would be the basic level of intervention that a specialist would do? See, first of all, the specialist need to coordinate with the school authorities. What I meant is the teachers, and see where exactly is the loophole. Okay, so unless he sees what is presenting in the school, just technical diagnosis of some battery of assessments not going to help much. A lot of professionals do that. I mean, there is a whole battery of tests, and they just do that, and they have not even seen what is presenting in the school. So it's a good idea to see the copies of the kids who are being sent for assessment, जिसमें आपको dysgraphia भी दिखेगा, right? That is the inability for the writing not being okay. फिर उसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है which you will relate to your assessment. So that is the first step that they should be doing, is taking both the things into consideration and not just doing technical battery of assessments, right? Because sometimes you miss out on what the child would show in the school, that there is something that he is also not showing age appropriate in the school work. तो ये करने के बाद, सब assessments करने के बाद, he or she needs to explain to the parents what the condition is. You know, most of the time 20-25 पेज वाला report parent को दिया जाता है, and the parent has no clue what it is all the more anxious कि ये क्या हो गया, like there is so much graph and so much technical stuff in the reporting, right? They have to be explained that it is nothing to worry about, but it is a language processing deficit जिसको हम educational intervention से appropriate कर सकते हैं. That is the reassurance that has to be given. You know, sometimes I come across, Rushali, cases where assessments have been done, pages and pages. Parents have kept it under the carpet for years and haven't gone anywhere because they are afraid of what will come out. So I would suggest that the professionals take time to explain the condition, even for ADHD for that matter. Because let me tell you, okay, suppose there is a child with ADHD, हाँ, तो उसको बैठने में, पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी,
he's restless, he's impulsive. So obviously learning difficulty आएगी. So dyslexia gets coupled with it. But suppose dyslexic hai, like suppose the child is only having struggles with reading, spelling, he need not be restless and hyperactive. So you see the connection? ADHD can be coupled with dyslexia because he's not going to sit down and study. Sit down and concentrate for too long. Concentrate. Yeah. Whereas a dyslexic will sit down, concentrate, yet not able to do. He need not be ADHD. Dr. Nagia, to tell viewers, in दोनों conditions के reversal का क्या, what is the extent of reversal that can happen, and if not, then where is it that you work with the child to say that no, okay, now they are kind of more or less at par with the children of their age? Yeah, Rishali, I would say that ये दोनों conditions में management है. So it is not like you have dyslexia or ADHD or both now and you're okay after a few months. That wo chala gaya. It's no 360 degrees going forward. It is management. So you could have adult dyslexic people still struggling with spellings and reading, but managing. Okay, so what happens is the remediation or the special education that is given helps to maintain that level of difference or disparity. Iska matlab hai, suppose you have a child who is 8 years old and is unable to read and spell and do all that, and he is having a diagnosis being dyslexic, right? Now, when the intervention comes in, uska jo difference disparity hai na, वो साथ साथ ऐसे चलेगा. Okay, but without the intervention, yeah, his age will grow and the difficulty will remain there itself, and therefore it will increase as though increase. But agar intervention dete hain, it is managed. So it's not like aaj aap diagnose ho jate ho and you expect that after 1 year of intervention, it's not there. Yeah, it is manageable. You manage with a lot of support from CBSE, with supports at the board level. Why would they be supporting at board level? Because after years and years of intervention, you could still struggle with exams. डॉक्टर नागिल, स्पेशलिस्ट का जो रोल है वो तो अपने साइंटिफिक टूल्स वगैरह एक्सेट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सेशंस कर सकते हैं बच्चों के साथ, उनके लिए जो भी वर्कबुक्स वगैरह हैं यूज करते हैं. घर पे पेरेंट्स केयर गिवर्स, what are the basic steps that they need to follow to handle children like this? Because clearly it's a two-way process. Impatience दोनों लेवल पे आ जाता है. अगर बच्चा नहीं मान रहा बात और माँ बाप फोर्सफुली उनको उसको पढ़ाना चाह रहे हैं या रीडिंग कराना चाह रहे हैं, देन वो जो एक सर्कल है वो खत्म ही नहीं होता है. So how should parents manage the children? Rishali, इसमें मैंने एक बहुत अच्छा डिस्कवर किया था, and which is the first step I tell parents or teachers, that language difficulty, learning differently, LD. So it's a very simple equation. When you have learning difficulties, you learn differently. So simple. तो पेरेंट्स या टीचर्स को ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लैंग्वेज डिफिकल्टी है प्रोसेसिंग, LD, हम लोग शॉर्ट फॉर्म LD बोलते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज को. लर्निंग डिफरेंटली, दैट इज द इक्वेशन. तो मतलब है कि जो भी आप उसको सिखा रहे हो, ही इज गोइंग टू लर्न इट डिफरेंटली, दैट्स ऑल, फ्रॉम द अदर्स. So if you're doing the routine methods, like आप वही कर रहे हो जो और बच्चे करते हैं, it will not work. So simple, उसको learn differently कराना है, that's all. So the learning differences आपको देखना है कि how is that he's going to learn differently? Is it with auditory learning? Is it with visual learning? Is it with combination of the two? And one more modality, Rishali, that gets looked away is the kinesthetic mode of learning. There are children who are dyslexic and having ADHD who will learn with movement. They will move around in the house and learn. That is learning differently. इसके बारे में बताइए डॉक्टर नांगिया, ये किस तरीके से, अगर आप एक एग्जांपल देके बताएं कि ये मूविंग वाला जो है वो कैसे सिखाया जाता है बच्चों को और उससे बच्चे कैसे सीखते हैं?
देखो, there are lots of kids जिनको move करके you would know or remember, there are kids who would walk up and down in the room with a book and learn. Yeah, and parents think that it is the craziest thing to do. वो चाहते हैं कि वो एक जगह पे बैठे, लैंप लगाए, टेबल हो, and focus and sit there. But the kinesthetic method of learning is that with movement, he learns better. Okay, which means there are some kids you'll be amazed, वो dance movement के साथ learn करते हैं. They move with the dance movement and they learn. As long as they learn, they're learning differently, right? There are kids who would learn while playing a sport. Like suppose there is somebody who is, hitting a racket, okay, the ball on the wall, and he's simultaneously learning equations or the formulae. What harm is there? But we are cliched in believing कि एक टेबल हो, एक लैम्प हो, आपकी बुक साइड में हो, पूरा कुछ एक सेटअप हो, रूम हो, and then you sit down to study, right? That is cliched. Kinesthetic gets overlooked, and that is the most beautiful way of learning for kids who need it. आपने देखा होगा कई बच्चे जमीन पे ऐसे लेट के पढ़ रहे हैं, and parents think that that's the worst way of learning. That's a kinesthetic mode. As long as they are not wasting time there lying down and looking at their mobile phones or something, as long as they're learning, it's okay. डॉक्टर So नागिया, आप बहुत सारे बच्चों के साथ आप डील करती हैं, आपने करा हुआ है। ये क्या बच्चे जिनके डिसेबिलिटी नहीं है उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है of फॉर्म course, ऑफ लर्निंग? of course, in fact, Rishali, हम लोग जो स्टडी स्किल्स बताते हैं फॉर लर्निंग डिफिकल्टीज, या जो हम मेथड्स बताते हैं, if that is given to kids without learning difficulties, you don't know how full they would be. They would even jump more than what they are already doing in terms of academics, right? Because they will get a systematic method of putting it all down. The systematic method of mind mapping, study skills, using different modalities, using the strength that they have, doodling, note taking are skills which are given in schools for other kids as well. डॉक्टर नागी, अगर फिर से हम अगर केयर गिवर्स पेरेंट्स की बात करें तो उनको बच्चों से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए रूटीन फॉलो करने का किस हद तक इम्पोर्टेंस है बच्चों के लाइफ में, और which are the routines that they need to follow and which ones can they overlook? Yeah, see, Rushali, all of us need routines, right? I'm sure you also have a systematic, very disciplined routine to be able to even conduct what we are doing, right? So, age and stage in life should not matter, whether there's a kid or any person who is 60, 65, even 70. So, that kind of stabilizes your mind to do what it needs to do and not procrastinate, correct? So, all the more for children. So if the children see around them, parents, caregivers, teachers are all disciplined, have routines, are not complaining about the stress that they are having due to online classes in school and stuff like that, or parents are not complaining about work from home, they have a routine. So do what you need to do comes first, plus exercise हो गया, free time हो गया, me time हो गया, and fun times हो गए. It's actually it is not really something great when you manage a timetable, right? But when you get down to making it uninteresting and very regimented, is where children will not like it, just like we won't like our routines to be regimented, right? So usko flexible karna hai. The trick is to make your routine flexible. Yeah, so suppose aaj ke din exercise nahi hua, right? So tomorrow you can make it a point to do it. Don't like delay it and get into a comfort zone. डॉक्टर नागिया, अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, और मैं कहीं पढ़ रही थी आर्टिकल्स में कि बहुत अच्छी और बढ़िया बुक्स आती हैं, स्पेशल बुक्स आती हैं बच्चों के लिए आजकल, स्पेशल नीड्स लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए, फॉर ऑल दोस पीपल हु मे नॉट हैव एक्सेस टू स्पेशलिस्ट्स एंड एवरीथिंग, कौन सी बुक्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं? और अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइटल्स बता सकते हैं तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल।
Rishali, like you rightly said, बहुत हैं. Yeah, you can have international books, you can have Indian books, you can have so many, right? But what one has to understand, कि more than the books, we are looking at two modalities which have to be worked on, which is the auditory and the visual. अगर English language को लेते हैं हम, 60% is phonetic and 40% is sight vocabulary, right? Words like because and said and again are all sight words. They are not phonetic. So 60-40 है, right? तो अगर books हमको नहीं मिलते हैं, suppose there is a town in which the resource books are not available, the parent who is like educated and wants to teach can understand that in a language, what is the ratio of the phonetic versus the non-phonetic words. वो ढूंढना है. And it's as easy as taking a textbook, going through a lesson and seeing what percentage in a page has phonetic words, like cat, and like it follows the sound system, compared to the sight vocabulary. In, is, the, ये सब sight है. तो वो आपको percentage एक पेज पे निकालना है. और उसी पेज को, you don't need books actually, if you have books, well and good, because you need to practice. But जिनके पास नहीं पहुंच सकते हैं ये resource books, they can easily just take the textbook of the child, maybe one class lower, because inability है. Mark out what is the percentage of the phonetic words versus the non-phonetic. जैसे हिंदी है, हिंदी is a more phonetic word, उसमें sight words बहुत कम है. प्रॉब्लम आती है मात्राज में, है ना? तो यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग चेंज हो जाता है. उन्हीं वर्ड्स को आप फ्लैश कार्ड्स में डालते हैं, आप मोडालिटीज सारे कंबाइन करते हैं, सिर्फ ऑडिटरी नहीं यूज करते हैं, आप ऑडिटरी भी, विजुअल भी, काइनेस्थेटिक भी, सब मोडालिटीज यूज करते हैं. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. हाँ, सपोज उनको साइट वर्ड सिखाना है जो नहीं आते हैं उनको, एंड दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, तो you can use flashcards which have these words. The more you see it, the better you learn. फिर kinesthetic में आप sand tray use कर सकते हैं, shaving cream use कर सकते हैं टेबल पे, that is kinesthetic, sensory. तो ये करने से you learn differently and you get better. तो resource material तो बहुत है, they can even just search for it, and there are tons and tons of graded readers, there are tons and tons of phonetic books, but how to do it is important. You cannot use the resource material just like other books. How to use it, right? I have a handbook that I have published which gives you methods कि अगर आपको resource material नहीं मिलता है तो आप एक textbook लेके कर लीजिए. The method is to learn differently. मैं इसी दौरान ऑडियंस अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर बीना नांगिया ने किताब लिखी है डिसलेक्सिया डिकोडेड, और काफी डिटेल्ड में पेरेंट्स, केयर गिवर्स, बच्चों के बारे में और टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में उसमें डिस्कशन करी है. तो आई वुड एडवाइज पेरेंट्स जिनको लगता है, जिन्होंने कोई भी अपने बच्चों का असेसमेंट कराया है, तो जरूर वो किताब पढ़ें. अपने डॉक्टर से भी बात करने के लिए उनको उसमें शायद अच्छे सवाल मिल जाएंगे, कैसे पहचानना चाहिए एक्सेट्रा. तो if people who are watching, please go out and go and procure Vishali, that can book. I add one more thing? Sure, that this sure. book has one chapter on success stories. Each Lovely. kid is a success. Okay, there is no kid that is not going to be successful. ये parents को जरूर समझना है कि it's an inability. It's not an abnormality. It's an inability. तो अगर आप learn differently करते हो, okay, then what is the success? I mean, success is nothing. It's just for everybody the same. The famous people like Einstein and Edison and so many famous people. If you Google, you'll get tons and tons of them. Indian bhi bahut hain who don't like to be in the limelight because of the social stigma Correct. that attached to any inability in India. But there are so many. So success is in every field. So you will see the strength, which I focus on always. आपने पूछा था कि what would you focus on? I would focus on the strength.
they have so many strengths that get overlooked because of academic importance. Absolutely. And you can just tap that strength and simultaneously let them cope with the studies in the way they can manage. But the strength is what is going to be career oriented. इनफैक्ट आप सही कह रही हैं, मैंने भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि बच्चे जिनको कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनमें कोई ना कोई एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी और खूबी होती है जो बाकी बच्चों से आउटस्टैंडिंग ज्यादा होती है. एंड मैं इसमें बताऊं ऋषाली, बिकॉज आई बिलीव दैट भगवान अगर कुछ कमियां देता है ना तो वो बहुत भर के हमको और उसमें गिफ्ट देता है, एक्सेप्ट दैट हम उसको देख नहीं पाते. करेक्ट, हम बिकॉज़ वी आर उसी चीज को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं हम बच्चों को, और एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके सब वो रिमार्केबल हो एट द लेवल दैट एवरीबॉडी इज. तो इसलिए जब मेरे पास आते हैं बच्चे या ऑनलाइन भी, मैं उनको सबसे पहले पूछती हूँ कि इसका स्ट्रेंथ क्या है. एंड यू विल बी अमेज्ड, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता है. उनको दे आर शॉक्ड कि अच्छा ऐसे भी होता है कि आई कैन लुक एट द स्ट्रेंथ, you know. And they are all creative people. It is the left side brain orientation, right? So it is where the creativity takes over, and they can be successful in any field with that. I hope people who are listening out there, parents who do already know that their children have certain disabilities, learning disabilities, understand the importance and the positive aspects of their kids. If I come to discussing children with ADHD, and again, like we were earlier discussing before the show, that there are people who may not have access to specialists easily, and we again request, अगर कोई शो देख रहा है, प्लीज फैम हेल्थ के थ्रू आके हमसे जुड़िए, अपने सवाल पूछिए, और हम आपको स्पेशलिस्ट से जुड़ाएंगे, डॉक्टर नांगिया से जुड़ाएंगे, और आपके बच्चों को जितनी हेल्प चाहिए वो जरूर दिलाने की कोशिश करेंगे. तो प्लीज हमें famhealth.in/community पे जरूर अपने सवाल भेजिए और अब अपने बच्चे के बारे में बताइए डिटेल में. Coming back to the question I was asking Dr. Nangia is ADHD के बच्चे कभी कभी aggressive and violent behavior भी दिखाते हैं. इस तरीके में एक छोटा टिप अगर आप पेरेंट को बताएं कि उस टाइम पे जब उनका एक वायलेंट अटैक आ रहा है या अग्रेशन दिख रही है, is there some quick tip to handle the child? Yes, there is, and ADHD is very closely linked to a sensory overload. ओके आप देखेंगे कि जो बच्चे जिनको ये कंडीशन है, ओके इनको सेंसरी ओवरलोड होता है. दैट मीन सपोज आप एक मॉल में जा रहे हैं एंड द पेरेंट इज टेकिंग अ चाइल्ड हु इज यू नो हैविंग अ कंडीशन ऑफ ADHD. दैट चाइल्ड इज गोइंग टू स्क्रीम, shout, and you know jump and throw tantrums to get things done, है ना. वो उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, वो सब चीजें देख रहा है, देयर आर सच ब्यूटीफुल थिंग्स देयर एंड ही वांट्स इट ऑल. तो इसमें तो पहले तो आप उसको सेंसिटाइज करेंगे, बोलेंगे पहले कि तुमको बहुत कुछ ऐसे दिखेगा वहां पे एंड यू नीड टू बी यू नो क्वाइट एंड पीसफुल, ओनली देन आई विल टेक यू, बिकॉज सेंसरी ओवरलोड जरूर होता है. सेकेंडली, उससे पहले आप उसको डाइट जरूर ख्याल करेंगे. देखा गया है कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर उसने मीठा खाया है और कुकीज खाए हैं, चॉकलेट्स खाए हैं, और आप उसको लेके जा रहे हो किसी के घर या उस दिस देयर इज अ डिफरेंस, तो वो भी मॉनिटर करना है हमको. या सो टेलिंग द चाइल्ड अबाउट द कंडीशन एंड ऑल्सो looking at the diet, and also you know keeping the child with you so that the sensory overload does not happen is important. That's the first step that you asked me, right? Then Correct. along with it, जो वायलेंट बिहेवियर है या उनका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है, उसके लिए तो दवाई तो देनी पड़ती है. द साइकियाट्रिस्ट who look after children with ADHD put them on medication. That is important along with behavior therapy. तो जो वो ओवरलोड होता है उसको सेंसरी इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस से कुछ हद तक ठीक किया जाता है. सो सेंसरी इंटीग्रेशन इज द मिसिंग लिंक. ये पेरेंट्स को, टीचर्स को बिल्कुल आज जो लिसनर्स हैं जानना है कि द मिसिंग लिंक इज सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर ADHD.
बहुत जरूरी है. And a lot of people, even professionals, do not guide parents for sensory integration, which means जो सेंसरी उनका ओवरलोड होता है विशाली, उसको कंडेंस करना टू ब्रिंग इट टुगेदर. राइट नाउ अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, इफ आइदर ऑफ अस हैड अ कंडीशन ऑफ ADHD, looking at what is behind you, or the sensory overload of the sound, the smell, the taste would not allow us to talk like this. तो उसमें हमको ये जानना है कि क्लासरूम में या घर में या पार्टी में जा रहे हैं या मॉल में सेंसरी ओवरलोड तो है, तो उसके लिए हमको जो करना है इज टू मैनेज द सेंसरी ओवरलोड. दैट इज द मिसिंग लिंक. और अगर बहुत वायलेंट है या कुछ है, उसको तो मेडिकेशन और थेरेपी तो जरूरी है. ओके डॉक्टर नागिया, सवाल तो हमारे पास अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास अपने सवाल, स्पेसिफिक सवाल भेजें, लेकिन रैप करने से पहले मैं एक क्विक राउंड करने वाली हूँ मिथ्स रिलेटेड टू डिसलेक्सिया के. एंड शॉर्ट हो या लंबे हो आंसर्स आप अपने हिसाब से दीजिए. तो पहला मिथ डिसलेक्सिया के लिए है कि letters and numbers reversal is a sure sign of dyslexia. Is this true? No, this is absolutely false. और मैंने शुरू में बताया था कि ये बहुत गलत एक बिलीफ काइंड ऑफ हो गया है that dyslexia means reversal. Absolutely not. In fact, till the age of 7-8 रिवर्सल होता है. एंड यू नो you'll be surprised, मैं कभी कभी जब लिखती हूँ जल्दी जल्दी में, I reverse sometimes, right? Doesn't make me dyslexic. Okay, so this is a total myth. It has to come with the other symptoms. It cannot be in isolation at all, and you have to wait till it comes with the other symptoms. So it's a myth complete. आपने कहा था स्पेशल फोकस है रीडिंग पर्सपेक्टिव से डिसलेक्सिक बच्चों के लिए. रीडिंग, स्पेलिंग, सब कुछ. Okay. क्या dyslexia dyslexia is curable? Is this a myth or is it true? It is a myth because it's not a disease. It's an inability. It's a learning difference. So what is the answer to it? Can it be cured? No, it can be managed. It's not a disease that you cure, right? It's not that you take some medicine. So uska intervention hai, educational intervention, because it is a neurological condition and its management is educational. So it's not a disease. It's not. Yeah. So it's a condition. Yeah. But it can be cured, and the kids can actually perform. No. See, let's not use the word cured. It's not a disease. So it can be managed. It's an educational intervention. And the kids can actually be at par or best of their abilities with proper intervention. Correct. See, almost at par. We cannot even say at par that they will come up to that level. Almost, because like I told you, the age keeps on increasing. Kitna intervention de rahe? Chutiyon mein they regress. Again, if they have something like this condition that we are having of COVID now, if the intervention is less, फिर तो lag ज़्यादा हो जाएगा ना. So it is about not reaching that mark, but managing almost. Managing it best. Yeah. Okay. Another myth, and whether it's true or false, you let us know. Dyslexia and ADHD is the same thing. Absolutely not. They are two different conditions. Yeah. ADHD and dyslexia gets connected because, like I told you in the beginning, that if the child is having a condition of ADHD, will not learn the way others are learning, will get an acquired kind of a learning disability or dyslexia, right? Yeah. Some areas will be lagging. Whereas if a child is dyslexic, means usko language processing में difficulty है, चाहे वो चुप करके बैठा है with no reading skills, चुप करके बैठा है with spelling difficulties, possible, है ना? So there are two different conditions, but can be going hand in hand at times. एक और है, dyslexia is about the vision of the child. तो अगर मेरे बच्चे को आंखें में कुछ प्रॉब्लम है देखने में, तो वो dyslexic होगा. Is that true? Yeah, you know, this is absolutely false. और बहुत parents ले जाते हैं बच्चे को अगर reading problem आ रही है to the eye specialist,
And sad to say that most eye specialists are also misinformed. तो वो टेस्टिंग करते हैं ना. You tell me, Rishali, if the child cannot read और आप वो रीडिंग चार्ट में ABCD लिख के मिक्स करके रीड करवाना चाह रहे हो, you're going to say that they need specs, right? Correct. Whereas actually what they need is a language processing intervention. So a lot of specialists now are aware, are sending for assessment for learning language difficulty, but at times they then also give them spectacles and things, right? So vision has nothing to do with it. It's a language processing, right? So can be possible that higher, जब वो higher class में जाते हैं, there is a possibility of a vision difficulty also that can get coupled with it. Like all of us wear glasses, right? Later. But when they are very small and they are not able to even grasp ABCD, to take them to an eye specialist and make them read that, they are not going to read anyway. So usme we have to be careful. Also, to aid reading, आजकल बहुत सारा especially internationally available है. There are colored glasses and Irene glasses बोलते हैं इसको, और बहुत कुछ available है which kind of helps aids in reading. But they are not glasses, like not specs. They are put on the books and are able to read with that. So again, जैसे आपने पहले बोला था कि सारे symptoms parents को actually note down करने चाहिए according to the way you explained it, और उसके बाद में appropriate सवाल पूछ के अगर वो अपने डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो I think there will be a better way of diagnosing what exactly the child is suffering from and what the problem is. Yeah, Rishali, the 2 C's which I keep telling everybody is the consistency and the cluster of symptoms. 2 C's. Consistency matlab over a period of time, 6 mahine at least. And the cluster of symptoms. It cannot be one simple isolated cluster. So ये 2 C's को हमको ध्यान में रखना है when we are also thinking, and be reassured that I've been working for almost 30 years, Rishali, and there's not a single case that I can tell you who has not been successful in whatever they did. Academics manage hua, but they were successful in every strength that they had. So it is on a positive note that we should reassure parents that it is just a learning difference. And we all are differently made, right, in something or the other. So we have to just take it in our stride and say that we will look at the differences. Learning differences is learning difficulties. डॉक्टर नांगिया, थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे से हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे सवालों का जवाब दिया. इतने डिटेल में आपने समझाया कि कैसे ऐसे कंडीशंस आते हैं, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, कैसे लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं इसके बारे में. सो थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस एंड द ऑडियंस टुडे. And again, I would like to take this opportunity for telling everybody कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो please famhealth.in/community पे आके अपने सवाल छोड़िए, और हम आपके लिए स्पेशल सेशंस ऑर्गेनाइज भी कर देंगे, डॉक्टर नांगिया के साथ जुड़वा भी देंगे, और आपके सवालों के जिस हद तक जवाब दे सकते हैं हम जरूर देंगे. Thank you once again. Rishali, my pleasure, and have a wonderful evening, a wonderful day, and all the parents, all the best, and God bless you all for taking care of your kids always. Thank you so much.